हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। देखो, एमएमपीसी 3 की भी रेपिटेशन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना और एग्जाम से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स को मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की और ये समझते हैं कि इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहले तो 1991 में इंडियन इकोनॉमी एक सीरियस क्राइसिस फेस कर रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी इंडिया के पास इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी बहुत कम थी। ओके, इसके अलावा कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी स्लो थी, मतलब इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एक्सपेक्टेड स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इशू भी था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनएफिशिएंसी, मतलब बहुत सी गवर्नमेंट ओन कंपनीज लॉसेस में चल रही थी और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा था। साथ ही इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होने की नीड फील हुई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट पेस पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। ठीक है, अब इन सब प्रॉब्लम्स के साथ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज को भी फेस कर रहा था। ठीक है, मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो गया था। ओके, इसी बैकग्राउंड में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिनके तीन मेजर पिलर्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले तो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस को कम करना, ताकि बिजनेसेस को ऑपरेट करने में ज़्यादा फ्रीडम मिल पाए। ओके, दूसरा पिलर था प्राइवेटाइजेशन, मतलब इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ और ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने पर फोकस किया गया, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। ठीक है, और तीसरा पिलर था ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ताकि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ पाए। ठीक है, तो ये तो थे एलपीजी रिफॉर्म्स: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इन रिफॉर्म्स का ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा, मतलब इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, बिजनेसेस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी इंक्रीज हुआ। और इसी वजह से 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की, जो किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। देखो, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केट फैक्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। राइट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट और डायरेक्शन को गाइड करती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला तो है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट सिर्फ कुछ एरियाज तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री में हो। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। ओके, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेटर परफॉर्म कर पाए। ओके, तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एमएसएमईज, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्हें इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हमने बात की इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बारे में। अब आते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पर। देखो, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फ्रीडम देना और एफिशिएंसी बढ़ाना था। ठीक है, अब इस पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का अबॉलिशन, मतलब पहले इंडस्ट्रीज़ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। राइट, लेकिन 1991 के बाद मैक्सिमम सेक्टर्स में लाइसेंसिंग सिस्टम को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया।
ठीक है। सेकंड फीचर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई को एनकरेज करना, मतलब इससे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। ओके। एंड थर्ड फीचर था डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब कई इंडस्ट्रीज जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। ओके। सो इस पॉलिसी ने कंपटीशन और एफिशिएंसी इन दोनों पर एम्फेसिस दिया, मतलब जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो इससे कंपनीज बेटर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, राइट। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर लॉज को भी स्ट्रेंथन करने पर भी फोकस किया गया, ताकि इनोवेशन और रिसर्च को भी प्रमोट किया जा सके। ओके। देखो, अब अगर हम इस पॉलिसी का इवैल्यूएशन करें तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। तो देखो, पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, मतलब इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस बहुत ही फास्ट पेस से एक्सपैंड हुए। ठीक है। दूसरा, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा इफेक्टिवली कॉम्पीट करने लगी। ठीक है। एंड तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ, मतलब जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट किया। तो ये तो थे पॉजिटिव इफेक्ट्स। ओके। लेकिन अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जैसे सबसे पहले तो रीजनल इम्बैलेंस, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ रीजन्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, जबकि कुछ एरियाज रिलेटिवली पीछे रह गए। ठीक है। दूसरा इशू था एनवायरमेंटल कंसर्न्स, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से पोल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रेशर भी बढ़ा। ठीक है। और तीसरा था राइजिंग इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट सभी सेक्शंस तक इक्वली नहीं पहुंच पाए, जिससे इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ी। ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने इंडियन इंडस्ट्री को मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इसके साथ कुछ सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी इमर्ज हुए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फार्मर्स को कंज्यूमर्स और मार्केट से कनेक्ट करता है। ठीक है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का रोल क्या है? सबसे पहला रोल तो है फार्मर्स और मार्केट्स के बीच लिंक स्टैब्लिश करना, मतलब इससे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बायर्स तक पहुंचा पाते हैं। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल है प्राइस डिस्कवरी, मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्रोडक्ट्स की फेयर मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके। उसके बाद इसका एक बेनिफिट होता है ये भी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मतलब बेटर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ के थ्रू क्रॉप्स के खराब होने या फिर वेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है। ओके। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक और मेजर कंट्रीब्यूशन भी है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, मतलब एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम जो है वो फूड प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन एरियाज से कंजप्शन एरियाज तक पहुंचाता है, जिससे फूड अवेलेबिलिटी मेंटेन रहती है। ओके। सो इसलिए एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग दोनों ही इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फार्मर्स की इनकम, फूड सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करता है और बिजनेसेस को फंड्स प्रोवाइड करता है। ओके। सो देखो, 1991 के बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। उन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सो देखो, सबसे पहला रिफॉर्म तो था डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मतलब देखो, इन रिफॉर्म्स से पहले इंटरेस्ट रेट्स पर गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता था, और इन रिफॉर्म्स के बाद बैंक्स को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करने की ज़्यादा फ्रीडम दी गई। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे फाइनेंशियल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। ओके। देन सेकंड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, मतलब बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को कंट्रोल करने और ओवरऑल बैंकिंग ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कई मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे। ओके। उसके बाद तीसरा रिफॉर्म था बेसल नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बैंक्स को एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करने और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। सो इन नॉर्म्स को अडॉप्ट करने से इंडियन बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर बना। ओके। उसके बाद देखो, इस पीरियड में कैपिटल मार्केट की भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई, मतलब स्टॉक मार्केट और अदर फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉडर्नाइज किया गया, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई और कंपनीज के लिए भी फंड्स रेज करना थोड़ा ईजी हुआ। ठीक है।
और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का एक और मेजर ऑब्जेक्टिव भी था ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और रिस्क फ्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की गई, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट भी इंक्रीज हुआ। ओके, सो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव और ग्लोबली इंटीग्रेटेड बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन रिफॉर्म्स की वजह से बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एफडीआई एंड एफपीआई क्या होता है। देखो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फॉरेन कंपनी या फिर इन्वेस्टर किसी बिजनेस या कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है और मैनेजमेंट पर भी कुछ हद तक कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, इसको तो बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करती है या फिर किसी इंडियन कंपनी में सिग्निफिकेंट ओनरशिप एक्वायर करती है, तो इसे हम कहेंगे एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए कई तरह से बेनिफिशियल भी होता है। जैसे देखो सबसे पहला बेनिफिट तो हो सकता है कैपिटल इनफ्लो। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कंट्री में हमारी इकोनॉमी में एडिशनल फंड्स आते हैं जो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ओके, सेकेंड बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब फॉरेन कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी लेकर आती है। ओके, तीसरा बेनिफिट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब जब न्यू इंडस्ट्रीज और बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं तो इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एफडीआई एंड एफपीआई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड बैरियर्स। देखो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स उन रेस्ट्रिक्शंस या फिर मेजर्स को कहा जाता है जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। ओके, अब इनका पर्पस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करना या फिर इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना हो सकता है। ओके, अब ट्रेड बैरियर्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेरिफ बैरियर्स एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स। ओके, देखो सबसे पहले तो समझते हैं टेरिफ बैरियर्स। टेरिफ बैरियर्स का मतलब होता है इम्पोर्टेड या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स पर टैक्सेस या फिर ड्यूटीज लगाना। ठीक है, अब इसके दो मेजर फॉर्म्स होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जब किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट किए जाते हैं तो गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है। अब इससे क्या होता है, इससे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, तो ये तो होती है इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके बाद आती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब ये टैक्स उन गुड्स पर लगाया जाता है जो किसी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है कभी कभी डोमेस्टिक सप्लाई मेंटेन करना या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज करना। ये होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ये दोनों ही टेरिफ बैरियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही अब कुछ नॉन टेरिफ बैरियर्स भी होते हैं। मतलब नॉन टेरिफ बैरियर्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स नहीं, बल्कि ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दूसरे मेजर्स यूज करना। इसमें सबसे पहला टाइप तो हो सकता है कोटा। कोटा मतलब कोटा एक लिमिट होती है जो डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी तक इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो होते हैं कोटाज। उसके बाद सेकंड होते हैं सब्सिडीज। मतलब गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट देती है, जिससे उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है और वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। तो ये होती है सब्सिडीज। उसके बाद होते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। मतलब गवर्नमेंट क्वालिटी, सेफ्टी या फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती है कि अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते तो उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद होते हैं एम्बार्गोज। एम्बार्गो एक कंप्लीट बैन होता है, मतलब जिसमें किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ ट्रेड को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट या फिर प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ट्रेड बैरियर्स इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने को का इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव बैरियर्स लगाए जा रहे हैं तो इससे ट्रेड ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अफेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड बैरियर्स। चलिए अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है बिजनेसेस पर। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो है देखो ऑटोमेशन।
क्योंकि देखो ऑटोमेशन के थ्रू मशीन्स और सॉफ्टवेयर जो है वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, जिससे टाइम और ह्यूमन एफर्ट दोनों सेव होते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ऑटोमेशन का आया है। दूसरा इम्पैक्ट है डिजिटलाइजेशन। मतलब देखो डिजिटलाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल प्रोसेसेस जो है वो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और बिजनेस ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इनोवेशन। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनीज को नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिससे मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बिजनेसेस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ओके। देखो अब दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है हाई कॉस्ट। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को मशीनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है। तो इससे उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा चैलेंज है कंटिन्यूस अपग्रेडेशन की नीड। मतलब देखो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंजिंग होती है। ठीक है। अब इसलिए बिजनेसेस को रेगुलरली अपने सिस्टम्स और स्किल्स को अपडेट करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहे। ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस ग्रोथ और एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट और अडेप्टेशन भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एमएमबीसी 3 की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, मैंने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।